नंबर 4 व्यवस्था तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन। विद्यार्थी मित्रों, हम सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कि व्यवस्था तंत्र किस लिए बनाया गया है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो संचालन की सफलता का आधार मात्र आयोजन पर ही नहीं, बल्कि आयोजन के प्रभावशाली अमल पर होता है। आयोजन के प्रभावशाली अमल उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधकीय ढांचा रचा जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्था तंत्र। जब समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक से अधिक जब व्यक्ति काम करते हैं, तब वहाँ व्यवस्था तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। लक्ष्यों की सिद्धि के लिए, कार्य की सफलता के लिए कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन करना, अधिकार और दायित्व सौंपना जैसी बातों का समावेश इसमें होता है, जिससे हमारा लक्ष्य समय से पूरा हो जाता है। विधिवत अमल में लाने के लिए व्यवस्था तंत्र अनिवार्य है, इसलिए कहा गया है आयोजन व्यावसायिक इकाई का मस्तिष्क है और संकलन क्या है, प्राण। जिस तरह मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क की क्या अहमियत होती है, और इस तरह से आयोजन व्यावसायिक इकाई का क्या बताया गया, मस्तिष्क बताया गया, और संकलन क्या बताया गया है, प्राण। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में प्राण ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसी तरह संकलन भी आयोजन का क्या है, एक प्राण है। और व्यवस्था तंत्र क्या है, इकाई का शरीर। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम व्यवस्था तंत्र की डेफिनेशन देखेंगे, मतलब कि अर्थ कि सामान्य शब्दों में हम कहें तो समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जो लक्ष्य हमारे कैसे हों, समान हो, और ये प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के मध्य, जो व्यक्ति उसमें कार्य कर रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, उनके बीच में जो हम अधिकार और दायित्व का विभाजन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, व्यवस्था तंत्र। अब व्याख्या देखेंगे, डेफिनेशन के अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग व्यवस्था तंत्र की व्याख्या दी है। तो सबसे पहले चेस्टर आई बर्नार्ड, इन्होंने बताया है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सहयोग द्वारा होने वाली प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, व्यवस्था तंत्र। एक व्यक्ति नहीं, मतलब कि अन्य व्यक्तियों के साथ में सहयोग द्वारा जो हम कार्य करते हैं, उसे कहेंगे व्यवस्था तंत्र। इसी तरह लुइस एलन ने क्या कहा है कि व्यवस्था तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे उद्देश्य निश्चित होते हैं, और इसको प्रभावशाली अच्छा बनाने के लिए, स्पष्ट बनाने के लिए उसका हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और दायित्व और अधिकार हम सौंपते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है, व्यवस्था तंत्र। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे 4.13 विचार, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो समग्र प्रबंधन तथा संचालन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए हम व्यवस्था तंत्र बनाते हैं, और जिससे जो कठिनाइयाँ होती हैं वह कम हो जाती है, हमारा कार्य अच्छी तरह से होता है, जो हमारे उद्देश्य हैं वो समय से पूरे हो जाते हैं, और हमारा जो कार्य होता है वह कैसा होता है, प्रभावशाली बनता है, जिसमें समय की बचत, शक्ति की बचत होती है। और व्यवस्था तंत्र का विचार मूल रूप से समूह के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यावसायिक इकाई में कोई एक व्यक्ति कार्य नहीं करते, अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, इसलिए कहा गया ये क्या है, सामूहिक प्रवृत्ति है। तो सामूहिक प्रवृत्ति को प्रभावशाली करने के लिए, बनाने के लिए हम व्यवस्था तंत्र की रचना करते हैं, जिसमें समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वहाँ पर एकत्रित व्यक्ति होते हैं, इकट्ठे हुए, उनके बीच में हम क्या करते हैं, कार्य का विभाजन करते हैं, अधिकार का विभाजन करते हैं। मानव शरीर इसका उत्तम उदाहरण है। जिस तरह मानव के शरीर में अलग अलग अंग होते हैं और सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इस तरह से व्यवस्था तंत्र में भी होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे कि लक्षण, व्यवस्था तंत्र के कौन कौन से लक्षण हैं। में पहला पॉइंट है हमारा ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है। व्यावसायिक इकाई के ध्येय की प्राप्ति के लिए हम किसकी रचना करते हैं, व्यवस्था तंत्र की। और इकाई में उसके मुख्य ध्येय के अलावा भी अन्य ध्येय होते हैं, जैसे कि कर्मचारियों के ध्येय होते हैं, और इकाई के लक्ष्यों के ध्येय होते हैं, विभागीय लक्ष्य होते हैं, कर्मचारी के लक्ष्य होते हैं, और इन सबको जोड़ने वाला जो संकलन होता है, इसका मतलब हुआ यह व्यवस्था तंत्र। इसलिए कहा गया है कि व्यवस्था तंत्र कैसी प्रक्रिया है,
तो ध्येयलक्षी प्रक्रिया है अथवा ध्येयलक्षी प्रवृत्ति है। दूसरा पॉइंट है आयोजन पर आधारित। आयोजन द्वारा जो निश्चित किए गए ध्येय हैं इसकी हम रचना करते हैं। व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पहले हम क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और भविष्य में अमल की जाने वाली योजना के आधार पर यह ढांचे का हम निर्माण करते हैं। इसलिए कहा गया है कि व्यवस्था तंत्र आयोजन पर आधारित होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा अधिकार और दायित्व सौंपना। व्यावसायिक इकाई में कर्मचारियों के मध्य हम क्या करते हैं, क्योंकि अलग अलग कर्मचारी होते हैं, उनकी योग्यता कुशलता भी अलग अलग होती है, इसलिए उन्हें उनके काम के अनुसार अधिकार और दायित्व हम सौंप देते हैं। इसके साथ उन व्यक्तियों को उनके अधिकार के विषय में सूचित किया जाता है कि आपको ये काम सौंपे गए हैं और व्यवस्था तंत्र में व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व के संबंध स्थापित करने वाला यह ढांचा है। चौथा पॉइंट है हमारा मानव तत्वों को महत्व। व्यवसायिक इकाई में जो केंद्र पर होता है वह कौन होता है, मानव, क्योंकि मानव एक जीवित साधन है। किसी भी आदर्श व्यवस्था तंत्र को सफल बनाने के लिए हमें मानव पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र की रचना के लिए प्रभावशाली मानवीय संबंध हमें स्थापित करना पड़ता है। पांचवा पॉइंट है हमारा परिवर्तनशीलता। एक बार व्यवस्था तंत्र की रचना होने के बाद परिवर्तन के लिए स्थान है, क्योंकि परिवर्तित होते संयोगों में परिस्थिति के अनुसार हम व्यवस्था तंत्र को क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे नवी टेक्नोलॉजी आ जाए, नए संशोधन आ जाए या पर्यावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, इसलिए कहा गया ये कैसा है, परिवर्तनशील है। छठा पॉइंट है हमारा आंतर संबंधों की स्थापना। व्यवस्था तंत्र में कार्य पद विभागीय के मध्य आंतर संबंध की स्थापना करता है, क्योंकि इसमें जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इसी प्रकार एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ संबंधों की स्पष्टता करता है। इसलिए इसमें संबंध कैसे होने चाहिए, अच्छे संबंध होना चाहिए। सातवां पॉइंट है हमारा निरीक्षण और नियंत्रण। निरीक्षण अर्थात क्या, देख रेख का कार्य। ये काम करने वाले जो कर्मचारी है तो वह कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनको सौंपे गए अधिकार और दायित्व के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि निरीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था व्यवस्था तंत्र में होती है। आठवां पॉइंट है सामूहिक प्रवृत्ति। आगे भी हमने देखा था कि इकाई में व्यवसाय में कोई भी कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसमें अन्य व्यक्ति होते हैं और सभी के लक्ष्य जुड़े हुए होते हैं और व्यक्तियों के इन प्रयत्नों की व्यवस्था उचित ढांचा प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है सामूहिक प्रवृत्ति है, लक्ष्य प्राप्ति की दिशा की ओर इसमें ले जाया जाता है। नौवां पॉइंट है हमारा कि नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा। व्यवस्था तंत्र निश्चित प्रकार का नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा है। व्यावसायिक इकाई में अनेक संबंध को स्थापित करने के लिए नियम बनाए गए और इसमें नियंत्रण की आवश्यकता भी होती है और जिनकी रचना व्यवस्था तंत्र द्वारा हम कर सकते हैं। तंत्र की प्रक्रिया के क्रम। व्यवस्था तंत्र की रचना एक कैसी प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अयोग्य रूप से रचित व्यवस्था तंत्र दीर्घ समय तक नहीं टिक सकता। यदि हमारा व्यवस्था तंत्र उचित नहीं है तो लंबे समय तक हम इसको नहीं रख सकते, इसको टिका नहीं सकते। धीमे धीमे ये हमारी इकाई नष्ट हो जाती है। ऐसा पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, व्यवस्था तंत्र की रचना द्वारा कार्य कारण का संबंध स्थापित होता है, इसलिए इसकी रचना कैसी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। और व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया के क्रम में पहला पॉइंट हमारा क्या है, लक्ष्यों की स्पष्टता। व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पूर्व इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता होना आवश्यक है। जो हमारा लक्ष्य है उसके बारे में हम पहले ही क्या करें, विचार कर लें। इकाई के मुख्य और गौण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समग्र व्यवस्था तंत्र के ढांचे की हम क्या करते हैं, रचना करते हैं, जिससे हमारा लक्ष्य समय पर पूरा हो जाए। दूसरा पॉइंट है हमारे कार्यों की सूची। इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता के बाद में हम क्या करते हैं, व्यवस्था तंत्र की ढांचा में क्या क्या काम करना है इसकी हम सूची बनाते हैं और कर्मचारी को उनके कार्य के अनुसार क्या करते हैं, उन्हें कार्य सौंप देते हैं।
जिससे कोई भी कार्य हमारा दोबारा नहीं हो जाए, यह सावधानी रखी जाती है। और ये सूची पर हम क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कार्यों का विभागीकरण। एक सूची इस तरह की तैयार हम करते हैं जिसमें सभी कार्य लिखे होते हैं और कार्यों का हम लोग क्या करते हैं, विभाग कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, जिससे जैसे कि अनेक कर्मचारी होते हैं, अनेक विभाग होते हैं, क्रय विभाग, हिसाबी विभाग और आदि विभाग और श्रम का विभाग। इस तरह के विभाग में हम अनेक कार्य सौंप देते हैं जिससे वह कार्य हमारा समय से पूरा हो जाता है। भौगोलिक विस्तार के अनुसार कार्यानुसार आदि रूप में विभाजन हो सकता है। उदाहरण में समग्र देश में वस्तु का विक्रय करती इकाई का विभाजन, जैसे कि 4 दिशाएं, चारों दिशाओं में ये बताएंगे कि ये विभाग के कर्मचारी को उत्तर, पूर्व, दक्षिण या पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से चारों दिशाओं में अलग अलग विभाग के व्यक्ति क्या करेंगे, अपने वस्तु का विक्रय करेंगे। यदि हम ऐसी सूची नहीं बनाते हैं तो एक ही दिशा में व्यक्ति दो बार जाकर विक्रय करेगा, तो जिससे क्या होगा, हमारा जो माल है, जो हमारी वस्तु है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो अधिक सेल नहीं होगा। चौथा पॉइंट है हमारा विभागीय पद और योग्यता निश्चित करना। कार्यों का उचित विभागीकरण होने के बाद विभाग के कार्यों का दायित्व उठा सके, ऐसे विभागीय पद के अनुसार उनकी योग्यता अनुसार हमें उनके कार्यों को सौंपना चाहिए। जैसे विक्रय विभाग के अधिकारी उन्हें विक्रय अधिकारी को, और इसलिए कहा गया है कि विभागीय पद योग्यता निश्चित करनी चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार। पांचवा पॉइंट है हमारे अधिकार और दायित्व सौंपना। विभागीय पद उनकी योग्यता के अनुसार हम उन्हें दायित्व और अधिकार सौंपते हैं और प्रत्येक पद के अधिकार स्पष्ट होने चाहिए। कौन से पदाधिकार का किसके प्रति अधिक दायित्व होगा, ये हमें सोच समझकर दायित्व सौंपना चाहिए। छठा पॉइंट हमारा अंतर संबंधों की स्थापना। विविध पदाधिकारी व्यक्तियों को उनके अधिकार और दायित्व सौंपने के बाद उनके मध्य अंतर संबंधों की स्थापना करनी चाहिए। विभागीकरण द्वारा व्यवस्था तंत्र में हम कर्मचारी को अधिकार और दायित्व का क्या करते हैं, विकेंद्रीकरण कर देते हैं, जिससे कर्मचारियों के काम के प्रति किसी भी प्रकार को उन पे प्रेशर ना हो, उन पे लोड ना हो, इसलिए विकेंद्रीकरण कर देते हैं। विकेंद्रीकरण लघु इकाइयों में कम देखने को मिलती है, लेकिन जहाँ पर विशाल इकाइयाँ होती है वहाँ पर ज़्यादा हम लोग इसका उपयोग करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा सातवां, व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार करना। व्यवस्था तंत्र में शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपने स्थान पर विषय में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एक आकृति जैसा हम चार्ट तैयार करते हैं, जिससे नक्शा कह सकते हैं। इकाई में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को उसको दिखा सकते हैं, कि नक्शों की नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं, जिससे कर्मचारी को तुरंत ही पता चल जाए उसको आज कौन सा कार्य और किस तरह से कार्य करना है। व्यवस्था तंत्र का ढांचा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 4.3। तो इसको अलग भागों में विभाजित कर दिया है, तो 5 भागों में विभाजित किया है। तो व्यवस्था तंत्र का ढांचा किस लिए तैयार किया गया है, तो हमारा जो व्यवस्था तंत्र है, जो हमारी प्लानिंग है वो प्रभावशाली हो, इसलिए इसे तैयार किया गया है। व्यावसायिक इकाई का स्वरूप, कद, दायित्व के विभागीकरण के आधार पर इसे हम बनाते हैं। तो इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो पहला रेखीय व्यवस्था तंत्र, दूसरा है कार्यानुसार, तीसरा है औपचारिक, चौथा है अनौपचारिक और 5वां क्या है, श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम रेखीय व्यवस्था तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ देखेंगे। रेखीय व्यवस्था तंत्र यह प्राचीन और सरल है। क्या है, बहुत पहले से इसका हम उपयोग करते आ रहे हैं। सेना में इसका उपयोग करने से इसको सैन्य व्यवस्था के रूप में भी हम जानते हैं। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में अधिकार वर्षों से केंद्रीकरण उच्च स्तर पर होता है। अधिकार और दायित्व का विभाजन सीधी रेखा में उच्च स्तर के तल पर होता है और इसमें नीचे सीधी रेखा के अधिकार दिए जाते हैं।
इसलिए रेखीय व्यवस्था तंत्र इसमें कहते हैं। मतलब ये एक दूसरे के प्रति जुड़े रहते हैं, उच्च वाले निम्न के प्रति, निम्न वाले मध्य के प्रति, मध्य वाले उच्च के प्रति, इसलिए इसे रेखीय व्यवस्था तंत्र कहा गया। अब विद्यार्थी मित्रों, हम रचना देखेंगे कि इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में इकाई के अलग अलग विभाग के विभाजित कर दिया जाता है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें अलग अलग विभागीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस विभागीय अधिकारी को अपने विभाग के कार्य के लिए उच्च अधिकारी के प्रति क्या होता है, दायित्व होता है। विभागीय अधिकारी को उनके विभाग के प्रति अधिकार दिए जाते हैं और वो अपना दायित्व समझकर कार्य पूरा करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, रचना में हम देखेंगे कि रेखीय व्यवस्था तंत्र का एक चार्ट बना है। तो इसमें सबसे पहले किसका समावेश होता है, संचालक मंडल। उसके नीचे जनरल मैनेजर आते हैं। जनरल मैनेजर के नीचे 3 आते हैं, उत्पादन विभाग, प्रबंध विभाग और विक्रय विभाग। उत्पादन विभाग को 2 भागों में बांटा गया है, क्रय और उत्पादन अधिकारी। और क्रय अधिकारी में लिपिक और उत्पादन अधिकारी में सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र में फोरमैन और लास्ट में क्या आता है, श्रमिक। अब प्रबंधीय अधिकारी को देखें तो प्रबंधकीय अधिकारी में प्रबंध अधिकारी, हिसाबी अधिकारी और प्रबंध अधिकारी में लिपिक और लिपिक, इनका समावेश होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है विक्रय विभाग। इसमें विक्रय अधिकारी, विज्ञापन अधिकारी। विक्रय अधिकारी में सेल्समैन और विज्ञापन अधिकारी में कर्मचारी का समावेश। व्यवस्था तंत्र, इसका हम अर्थ देखेंगे कि रेखीय व्यवस्था तंत्र का कार्य की तुलना में विभाग को अधिक महत्व दिया जाता है। ये इसकी मुख्य सीमा है। इस सीमा को ध्यान में रखकर कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र की रचना हुई है। रेखीय व्यवस्था तंत्र में विशिष्टीकरण का अभाव होता है, क्योंकि कार्य के स्थान पर किसको अधिक महत्व दिया जाता है, तो विभाग को। रेखीय व्यवस्था तंत्र के अनुसार इकाई के एक विभाग में अधिकारी और कर्मचारियों को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। यह स्वाभाविक है कि अधिकारी और कर्मचारी के प्रत्येक कार्य में विशेषज्ञ नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे व्यवस्था तंत्र की रचना की गई जिसमें विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञ और व्यक्ति को इकाई के निश्चित कार्यों को दायित्व सौंपा जाता है। इस पद्धति को हम कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र कह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इसकी रचना के बारे में देखेंगे कि कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को विशेष स्थान दिया जाता है। किसको, श्रम विभाजन को और विशिष्टीकरण को। इसमें अधिकार और दायित्व विभाग के अनुसार देने के स्थान पर कार्यानुसार दिया जाता है। इन प्रत्येक कार्यों को एक अलग अलग विशेषज्ञ या अनुभवी व्यक्तियों की हम क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं और वह हमें क्या करते हैं, सलाह देते हैं। और कार्य के प्रबंधकीय अधिकारी भी इसमें होते हैं जो अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रय अधिकारी इकाई के सभी प्रकार के क्रय के कार्य के लिए उत्तरदायित्व होता है। विक्रय अधिकारी होगा वो अपने कार्य के लिए दायित्व होता है। तो इसी तरह सभी अधिकारी अपने कार्य के प्रति क्या होते हैं, अपना अपना उनका दायित्व होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इसमें देखेंगे कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र को जो चार्ट के अनुसार हमने देखा है। तो कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में पहला है मुख्य अधिकारी। तो मुख्य अधिकारी के नीचे 2 अधिकारी होते हैं, एक प्रबंध विभाग होता है, दूसरा क्या होता है, कारखाना विभाग। तो प्रबंध विभाग में किस किस का समावेश होता है, तो सूचना अधिकारी, अनुशासन अधिकारी, हिसाबी अधिकारी और मार्गदर्शन अधिकारी। और इसके अपोजिट में, मतलब इसके बाजू में हम देखेंगे कि कारखाना विभाग, इसमें भी 4 लोगों का समावेश होता है, समूह अधिकारी, गति अधिकारी, गुणवत्ता अधिकारी और मरम्मत का कार्य जो कौन करता है, इंजीनियर द्वारा। और इसके जो नीचे होते हैं, प्रबंध अधिकारी में सभी कर्मचारी होते हैं और कारखाना विभाग में सभी कौन होते हैं, श्रमिक होते हैं। व्यवस्था तंत्र, इसका हम अर्थ देखेंगे कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र अर्थात क्या। तो इकाई के संचालकों द्वारा, इकाई के जो संचालक होते हैं उनके निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमें पता है कोई भी इकाई हो तो उसमें हमारा क्या होता है, लक्ष्य होता है। और इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्य के मध्य संबंधों का जो हम ढांचा स्थापित करते हैं उसे क्या कहेंगे, औपचारिक व्यवस्था तंत्र। विद्यार्थी मित्रों, इसके कुछ लक्षण हैं। तो लक्षण में सबसे पहला क्या है, औपचारिक ढांचा।
निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हम सोच समझकर ढांचा तैयार करते हैं उसे औपचारिक ढांचा कहते हैं। दूसरा है अपरिवर्तन। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों का स्थान अधिकतर अपरिवर्तनशील होता है, मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और कर्मचारियों का स्थान एक बार निश्चित होने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं होता। तीसरा पॉइंट है हमारा उच्च से निम्न अधिकार सौंपना। अधिकार सौंपना उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है। अधिकार कौन सौंपता है? उच्च अधिकारी। किसको सौंपता है? निम्न को। और निम्न सूचना अथवा कि किसी भी समस्या है तो वो समस्या किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो मध्य के बीच में। और मध्य किसको बताएगा? तो उच्च को। चौथा पॉइंट है हमारा विशाल कद। औपचारिक व्यवस्था तंत्र के ढांचे का कद कैसा होता है? विशाल होता है, बड़ा होता है। पांचवा निश्चित संबंध। विधिवत रूप से ढांचे की रचना होने से कर्मचारी के बीच में जो संबंध होते हैं वह कैसे होते हैं? अच्छे, क्योंकि हमने ढांचा किस तरह से बनाया है? तो विधिवत। छठा पॉइंट है सूचना संचार। यह औपचारिक मार्गों द्वारा ही होता है। औपचारिक सूचना संचार का कोई स्थान नहीं होता। विद्यार्थी मित्रों, अभी तो हमने देखा औपचारिक व्यवस्था तंत्र, अब हम देखेंगे अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। तो इसका सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे। किसी भी सोचे समझे उद्देश्य के बिना, हम कुछ भी बिना सोचे समझे, हमने कुछ सोचा ही नहीं और ये उद्देश्य के बिना सामूहिक परिणामों में योगदान देने के लिए जो हम खुद से ढांचा तैयार करते हैं इसे औपचारिक ढांचा कहते हैं। इसमें हमने पहले से कुछ भी नहीं सोचा समझा और हमने अनेक व्यक्तियों के साथ में एक दूसरे के योगदान के अनुसार ऐसे संबंध स्थापित किए। इसे क्या कहेंगे? अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। इसमें व्यवस्था तंत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों में मध्य अनिवार्य रूप से अमुक विशिष्ट सामाजिक संबंधों का विकास होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार से सोचा नहीं था और व्यवस्था तंत्र में प्राकृतिक अनौपचारिक रूप से उत्पन्न होते हैं और संबंधों की स्थापना की जाती है। इसलिए ये व्यवस्था तंत्र को हम अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इसमें हम नक्शा नहीं तैयार करते, यह सडनली तैयार हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके कुछ लक्षण हैं। तो पहला लक्षण क्या है? अनौपचारिक ढांचा जो आंतर संबंधों से उत्पन्न होता है। एक ही औद्योगिक इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक रूप से यह ढांचा तैयार होता है। दूसरा, मानव व्यवहार पर आधारित। इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र मानव व्यवहार पर आधारित होता है। इसमें रुचि, मूल्य, शौक, आदत आदि का समावेश होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा परिवर्तनशील। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र संपूर्ण रूप से परिवर्तनशील होता है। हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। कर्मचारियों के कार्य के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण कर सकते हैं और नए सिरे से मानव संबंधों में परिवर्तन भी होता है। चौथा पॉइंट है हमारा सर्वव्यापी। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र क्या है? सर्वव्यापी है, सभी जगह देखने को मिलता है। उद्योगों में, सामाजिक स्थिति में, राजनीतिक स्तर पर, इसलिए कहा गया ये सर्वव्यापी है। पांचवा पॉइंट है हमारा अनौपचारिक सूचना संचार। यह अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों के मध्य सूचना संचार अनौपचारिक रूप से होता है, मतलब इसमें बिना सोचे समझे होता है, मौखिक रूप से होता है। इसमें वास्तविकता की तुलना में अभिप्रायों का प्रमाण होने से संभावना बढ़ जाती है, इसलिए यह सूचना संचार अत्यंत कैसा है? तीव्र है। छठा पॉइंट है हमारा लघु आकार। ये जो अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र है उसका आकार कैसा है? लघु है, छोटा है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों पर यह आधारित होता है। संख्या में बहुत सारे समूह होते हैं परंतु आकार में वह कैसा होता है? छोटा है। सातवां पॉइंट है नियंत्रण का अभाव। इस व्यवस्था तंत्र में नियंत्रण नहीं होते क्योंकि हम ये जो कार्य करते हैं स्वेच्छा से कार्य करते हैं और सहकर्मी का कार्य करते हैं। आठवां पॉइंट है हमारा औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र से ही उत्पन्न होता है, इसलिए कहा जाता है यह औपचारिक व्यवस्था तंत्र क्या है? यह एक दूसरे का देखेंगे तो श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के आधुनिक स्वरूप का व्यवस्था तंत्र है, मतलब कि आज के समय का व्यवस्था तंत्र में जो अलग अलग प्रकार के ढांचे होते हैं
और एक सामान्य क्रम का ढांचा होता है जो निर्णय प्रक्रिया का भाग है। किसका है? निर्णय प्रक्रिया का भाग है। और जो दूसरा ढांचा है वो किसका है? टेक्निकल प्रश्नों के समाधान के लिए यह ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट ढांचा भी हम कह सकते हैं। इन दोनों ढांचों का समन्वय से उत्पन्न होते ढांचे को श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। और इस प्रकार श्रेणिक ढांचा कार्यानुसार साथ ही प्रोजेक्ट व्यवस्था तंत्र के लक्षणों को समाविष्ट करता है या आधुनिक विशिष्टीकरण का भी ढांचा कह सकते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, हम इसकी रचना के बारे में पढ़ेंगे। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में कार्यानुसार और विभागीकरण, प्रोजेक्ट विभागीकरण का समन्वय दिखाई देता है। इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं और जितने प्रोजेक्ट होते हैं उसके अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर भी हम नियुक्त करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का दायित्व प्रोजेक्ट को समय पर सफलतापूर्वक क्या करना है? इसे पूरा करना है। और इन प्राप्त विशेषज्ञों को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। इसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पर संशोधन का विकास, विशेषज्ञ, रचना विषयक, तकनीकी की विशेष, कंप्यूटर विशेष आदि का समावेश होता है। तो श्रेणिक व्यवस्था तंत्र को हम देख रहे हैं टेबल में कि इसमें सबसे पहले कौन है? तो जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के नीचे 4 चीज़ें हैं। एक उत्पादन, जो वस्तु का कितना उत्पादन करना है। दूसरा क्रय का मतलब क्या हुआ? कितना हमने वस्तु को या कौन सी वस्तु हमने खरीदी। तीसरा इंजीनियरिंग। चौथा संशोधन का विकास, किसी चीज़ को ढूंढना जिससे हमारा कार्य समय पूर्ण क्या हो जाए? पूरा हो जाए और हमारा उद्देश्य भी सफल हो जाए, लक्ष्य भी हमारा पूरा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकेंद्रीकरण। इनमें 2 बातों को ध्यान में दिया जाता है। कितनी व्यावसायिक इकाई ऐसी होती है जिनमें मात्र उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होते हैं और उसका निर्णय भी कौन लेते हैं? उच्च अधिकारी। और दूसरा, कितनी व्यावसायिक इकाइयाँ ऐसी होती है जिस पर हर स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी को अमुक निर्णय लेने का अधिकार होता है और वह कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं। विकेंद्रीकरण के हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। विचार, विकेंद्रीकरण का विचार अधिकार और दायित्व के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है? अधिकार और दायित्व के साथ। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण इकाई में होते हैं। जहाँ पर छोटी इकाइयाँ होती हैं वहाँ पर केंद्रीकरण हम अधिक देखते हैं और जहाँ विशाल इकाइयाँ होती है वहाँ एक ही कर्मचारी सभी तथा एक ही अधिकारी सभी जगह कार्य नहीं देख सकते, इसलिए वहाँ पर विकेंद्रीकरण करना अनिवार्य है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इसका अर्थ देखेंगे। उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार सौंपे जाते हैं, ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसे क्या कहेंगे? विकेंद्रीकरण। अब इसकी व्याख्या देखेंगे तो हेनरी फेयोल के अनुसार, हेनरी फेयोल ने क्या कहा है कि विकेंद्रीकरण अर्थात जो अधीनस्थों को अधिकार सौंपकर काम करने वाले कर्मचारी, उनको अधिकार सौंप देना है, उनके कार्य का विभाजन करना है और निर्णय प्रक्रिया को शामिल करना है, इसे क्या कहेंगे? विकेंद्रीकरण। ऐसे प्रबंध जो निम्न स्तर पर कार्य करना है उस स्तर पर कर्मचारी को निर्णय लेने का अधिकार देने की प्रक्रिया को हम विकेंद्रीकरण कह सकते हैं। अब इसके निम्न पॉइंट है, महत्व है। तो महत्व में 6 पॉइंट है। तो महत्व किस लिए है विकेंद्रीकरण का? तो संचालन की सफलता का आधार ज़्यादातर अधिकार और दायित्व के योग विभाजन पर होता है। किस पर होता है? अधिकार और दायित्व के विभाजन पर, जिसमें आत्मकेंद्रित, अवैज्ञानिक निर्णय, असहयोग, विशिष्टीकरण का अभाव, अधिक कार्यभार जैसी हानियाँ होती हैं। किसमें? विकेंद्रीकरण में। और इसलिए अधिकार और दायित्व के उचित विभाजन के कारण विकेंद्रीकरण विचार खूब प्रचलित हुआ है और आधुनिक समय में व्यावसायिक इकाई में विकेंद्रीकरण का उपयोग हम बड़े पैमाने पर करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा, तो क्या है? त्वरित निर्णय। त्वरित निर्णय मतलब विकेंद्रीकरण के कारण होता है कि हम तुरंत ही निर्णय लेते हैं। ठीक है, उन कार्य का प्रवृत्ति के संबंध में निर्णय लेने की हमारे पास स्वतंत्रता होती है और जिस स्तर पर कार्य करना है वही निर्णय लेकर उसका अमल प्रारंभ होता है और जो हमारा कार्य है वह कैसा होता है? प्रभावशाली होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा उच्च स्तर के कार्यभार में कमी। विकेंद्रीकरण के कारण
एक ही अधिकारी के पास अधिक कार्य नहीं होता, उसको कार्य को हमारा डिवाइड हो जाता है, विभाजन हो जाता है। इसलिए कर्मचारियों के कार्य बोझ में क्या होती है, कमी होती है। तीसरा पॉइंट है अभिप्रेरणा में वृद्धि। विकेंद्रीकरण से कर्मचारियों का आत्मगौरव, अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। कर्मचारी एक दूसरे के साथ में सहयोग से काम करते हैं, उनको काम करने के लिए स्वतंत्रता होती है और उनका आत्मविश्वास जगता है और विविध परिस्थितियों में वो निर्णय ले सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट है संचालक की प्रतिभा का विकास। विकेंद्रीकरण के मध्य निम्न स्तर के कर्मचारियों को उनके अनुरूप निर्णय वो लेते हैं और उनका खुद का दायित्व होता है। उनको जिस किसी कार्य के लिए स्वतंत्रता दी जाए वो अपना कार्य करते हैं और कार्य के प्रति संकलन जुड़ा हुआ होता है। आयोजन, नियंत्रण बनाने जैसी योग्यता इसमें विकसित होती है। कर्मचारी को विविध परिस्थितियों में निर्णय लेने से वह अपने कार्य के प्रति अवसर प्रदान करते हैं और जिससे द्वारा भावी संचालकों को क्या होता है, निर्माण होता है। पांचवा पॉइंट है प्रभावशाली नियंत्रण। प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों के पास अधिकार होता है। अधीनस्थों जो गलती करते हैं उनको दंडात्मक कदम उठाना सरल हो जाता है, जिस कारण जो हमारा कार्य है वह कैसा होता है, प्रभावशाली बनता है। संवादितता का सर्जन। संवादितता अर्थात क्या, तो एक इकाई में काम करने वाले जो कर्मचारी है वो एक दूसरे से कांटेक्ट बनाए रखें, इसके लिए यह बनाया गया है। विकेंद्रीकरण द्वारा प्रत्येक स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल होते हैं। प्रत्येक कर्मचारियों को आदेश देने वाले सहयोग के मध्य क्या होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, विचारणा होनी चाहिए और इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अच्छा वातावरण सर्जित होता है। अब विद्यार्थी मित्रों, अब हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे, मतलब कि जो सीमाएं, जहाँ बहुत ही छोटे पैमाने में व्यवस्था तंत्र की रचना होती है वहाँ पर रहस्यों की सुरक्षा बनी रहती है और जहाँ पर बड़े इकाई होती है वहाँ पर किसी भी चीज़ को हम रहस्यों को छुपा नहीं सकते, क्योंकि विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण में पहला पॉइंट है हमारा अधिकार सौंपना। तो अधिकार सौंपने का अर्थ देखेंगे कि सामान्य अर्थ में अधिकार सौंपना अर्थात कार्य को दूसरे को सौंपना अथवा कार्य को कराने के लिए जो अधिकार दिया जाता है उसे हम अधिकार सौंपना कह सकते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे तो लुईस एलन ने क्या बताया कि अधिकार सौंपना अर्थात क्या, तो ये अधिकार सौंपना एक ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संचालक अपने कार्य को प्राप्त अधिकार में से, जो उनको अधिकार हैं उनमें से संयोगों से हम क्या करते हैं, कार्य करवाते हैं, जिसे कहेंगे अधिकार सौंपना। अब विद्यार्थी मित्रों, अधिकार सौंपने के महत्व में पहला पॉइंट हमारा क्या है कि कार्यक्षम संचालन। अधिकार सौंपने के कारण इकाई के उच्च स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को कार्यों में क्या होती है, कमी आती है। क्यों? क्योंकि हम इसको कार्य को क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। दैनिक कार्यों को अन्य स्तर पर सौंपने से उच्च स्तर के संचालक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देकर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं विकेंद्रीकरण के कारण, क्योंकि एक ही संचालक हर जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है कर्मचारी का विकास। हम कर्मचारी को अधिकार सौंप देते हैं जिससे कर्मचारी को कार्य तथा निर्णय लेने में आसानी होती है, उनका आत्मविश्वास जगता है, कार्य करने में वृद्धि बढ़ती है और निर्णय प्रक्रिया भी अधिक से अधिक तर्कसंगत तथा प्रभावशाली होती है। अभिप्रेरणा। अधिकार सौंपने से कर्मचारी की प्रतिभा को हम क्या कर सकते हैं, उनका डेवलप कर सकते हैं, उनको अवसर दे सकते हैं। अच्छा और गलत कार्य क्या है वह डिसीजन ले सकते हैं और दायित्व वो अपना दिखा सकते हैं और कोई भी कार्य के प्रति वह क्या हो सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं। यदि हम उनको अधिकार दायित्व नहीं देंगे तो वह कार्य के प्रति उनको सफलता भी नहीं मिलेगी, उनको आत्मसम्मान में भी वृद्धि नहीं होगी। इसलिए अभिप्रेरणा के कारण हमारा कार्य व्यवस्थित होता है। विशिष्टीकरण का लाभ। इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों के पास कार्यों की कुशलता स्वाभाविक है। अधिकार सौंपने के कारण अलग अलग व्यक्तियों के कार्य और दायित्व के अधिकार दिए जाते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार
उनको किस चीज़ में अधिक रुचि है, उनकी कुशलता क्या है, इस तरह से कार्य देते हैं जिससे वैशिष्टीकरण का लाभ होता है। 5वां पॉइंट है संकलन। संकलन अर्थात जोड़ना। अधिकार सौंपने के कारण अधीनस्थ उच्च अधिकारी के संबंध स्थापित होते हैं। निम्न स्तर के कर्मचारी को अपने कार्य का निर्णय लेने से स्वतंत्रता होती है और उनमें विविध प्रकार के सुझाव सफलता पर ध्यान दिया जाता है। उनके मत को निश्चित स्थान पर प्राप्त होता है। आंतरिक ढांचा की यह संबंध विकसित होते हैं और हमारा जो संकलन है वह कैसा बनता है, प्रभावशाली बनता है। 6वां पॉइंट है हमारा विस्तार के अवसर। अधिकार सौंपने के द्वारा इकाई के कितने ही कार्य संयोगों को सौंपकर उच्च संचालक व्यावसायिक इकाई के विस्तार का विचार कर सकते हैं और जिसके द्वारा इकाई के विस्तार में वृद्धि करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने इकाई के प्रति हमने सोचा है, वो हमारा सरल हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, लास्ट हमारा पॉइंट है कि अधिकार सौंपने के मूल तत्व। तो लुईस एलन ने क्या कहा है कि अधिकार सौंपने के विषय में बताते हुए उन्होंने ऐसा कहा है कि अधिकार सौंपना अर्थात अन्य व्यक्तियों को अधिकार और दायित्व सौंपकर हम प्रभावशाली उत्तरदायित्व की स्थापना कर सकते हैं। यदि हम अधिकार तथा दायित्व नहीं सौंपेंगे तो कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके 3 पॉइंट बताएं अथवा तीन बातों का इसमें समावेश होता है। पहला है दायित्व सौंपना, दूसरा अधिकार सौंपना, तीसरा उत्तरदायित्व का सर्जन। तो देखो, ये कोष्टक में हमने देखा है, ये डायग्राम में क्या बताया है कि पहला है अधिकार सौंपना, तो इसके 3 है। पहला दायित्व है, दूसरा अधिकार सौंपना, तीसरा उत्तरदायित्व। तो हम दायित्व के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला पॉइंट है हमारा, तो दायित्व उच्च अधिकारी द्वारा किसी कार्य को के लिए विभाजित किया गया कर्तव्य है जो हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए स्थापित होता है। ये कर्मचारियों के बीच अच्छा संबंध हो, इसलिए हम कर सकते हैं जिससे कर्मचारी अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से पूरा कर सके, अपने कार्य के प्रति अपना दायित्व दिखा सके और अनेक विषयों में स्पष्टता भी आवश्यक है। दायित्व बांटा जाए तो तब उस संबंधी अधिकारी उस व्यक्तियों को देना आवश्यक होता है, इसलिए अधिकार अनुसार दायित्व देने के विचार की हिमायत की गई है। दायित्व के कारण क्या होता है, जो भी दुरुपयोग होता है वह नहीं होता है, हमारा कार्य प्रभावशाली बनता है। दूसरा पॉइंट है अधिकार सौंपना। अधिकार एक ऐसा हक है जिसके द्वारा अन्य से हम क्या करते हैं, काम करवा सकते हैं। जो कर्मचारी को कार्य सौंपे गए उनको अच्छी तरह से पूरे हुए अथवा नहीं हुए वह कार्य देख सकते हैं, तथा हम अधिकार दे देंगे तो कर्मचारी अपने कार्य के प्रति क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। उसको पता है कि हमें जो अधिकार मिला है उसे हमें समय से पूरा करना है। उत्तरदायित्व का सर्जन। अधीनस्थ मतलब काम करने वाले कर्मचारी कार्यों का उत्तर देने का दायित्व उच्च अधिकारी का होता है। किसका होता है, उच्च अधिकारी का, जिसे उत्तरदायित्व कहते हैं। उच्च अधिकारी बिना किसी संदेह के सौंपे गए कार्य को अधिकार और दायित्व देता है। इसके बावजूद अंतिम परिणाम के लिए अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है। अधिकार और दायित्व सौंपने के बाद में जो काम हम सौंपते हैं और उसके अधीनस्थ कार्य सौंपे गए व्यवस्थित रूप से करते हैं या नहीं, ये हम देख सकते हैं। इसमें अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होता है। उत्तरदायित्व निम्न के उच्च स्तर की ओर जाता है। उत्तरदायित्व क्या उच्च स्तर की ओर जाता है, मतलब निम्न से मध्य, मध्य से उच्च, इस तरह से कार्य होते हैं। उदाहरण के तौर पे हिसाबी अधिकारी द्वारा हिसाब लिखने के दायित्व किसको सौंपे जाते हैं, अकाउंटेंट को, कि हिसाब सही है अथवा नहीं है, अथवा किसी भी प्रकार की भूल हो गई है तो उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो हिसाबी अधिकारी क्या करेंगे, हिसाब लिखने वाले अकाउंटेंट को कार्य सौंपेंगे तथा उनको उनके कार्य के प्रति बताएंगे कि यहाँ पर कार्य सौंपा गया। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा लेसन नंबर जो 4 है यह कंप्लीट हुआ। आप इसमें एक्सरसाइज में विकल्प हैं, छोटे एक एक वाक्य प्रश्न उत्तर हैं, संक्षिप्त के प्रश्न उत्तर हैं तथा मुद्दासर प्रश्न उत्तर हैं। तो यह आप लिख कर याद कर लेना।